जीवन में आने वाली दिक्कतें जो कि आनी ही आनी है। वेलकम टू चैप्टर नंबर 3 मीटिंग लाइफ चैलेंजेस। क्या है इस चैप्टर के फ्लो में बेसिकली हम 4 टॉपिक्स पर बात करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे स्ट्रेस क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, नेचर क्या होता है, सोर्सेस क्या होते हैं। फिर हम समझेंगे इफेक्ट्स क्या होते हैं स्ट्रेस के हमारे साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग में और हमारे हेल्थ पर। फिर स्ट्रेस अगर हो गया है जीवन में तो कैसे हैंडल किया जाए, एंड देन क्या करें हम अपने जीवन में जिससे स्ट्रेस हमको कम से कम परेशान करे। स्ट्रेस क्या होता है पहले समझते हैं। तो स्ट्रेस होता क्यों है? देयर इज अ कॉज। एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रेसर हो सकते हैं। बाहरी स्ट्रेसर हो सकता है, जीवन में कुछ करना है उसका स्ट्रेस हो सकता है, खुद मुझे करना है इसका है, बाहर वाले क्या चाहते हैं, परिवार क्या चाहता है, सोसाइटी क्या चाहती है, इस तरीके की अगर चीजों में स्ट्रेस हो रहा है तो एक्सटर्नल स्ट्रेस दैट लीड्स टू द इंटरनल स्टेट। अब जब वो स्ट्रेस आएगा तो मेरे इंटरनल स्टेट में चेंज आएगा, मेरी बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल रिएक्शंस में चेंज आएगा, जिससे मैं स्ट्रेस को कैसे एक्सपीरियंस कर रहा हूँ इसमें बात आएगी। और फिर रिजल्ट होगा कि अब मेरे को करना क्या है। स्ट्रेस तो हो गया, अब स्ट्रेस की वजह से प्रॉब्लम भी हो रही है, फिजियोलॉजिकल हो रही है, बायोलॉजिकल हो रही है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो रही है, तो इसका रिस्पॉन्स कैसे होगा। तो दिस इज साइकोलॉजिकल मीनिंग ऑफ स्ट्रेस है, इस तरीके से फ्लो करता है। अब स्ट्रेस होता क्या है इसको समझते हैं। तो लेवल ऑफ स्ट्रेस में स्ट्रेस अच्छा भी है बुरा भी है। कल आपका एग्जाम है और आज आप इसकी तैयारी कर रहे हैं बिकॉज आपको स्ट्रेस है। क्या ये अच्छा स्ट्रेस है? बिल्कुल अच्छा स्ट्रेस है, तैयारी करनी पड़ेगी, ऑब्वियस सी बात है। तो दिस इज यू स्ट्रेस। बट अगर इस स्ट्रेस की वजह से आपकी फंक्शनिंग ही खराब हो जाए, अगर आप तैयारी कर ही नहीं पा रहे हो, आपका दिमाग एकदम शट डाउन हो जा रहा है, कल आप एग्जाम देने जा रहे हो और आप ब्लैंक आउट हो जा रहे हो, मतलब डी स्ट्रेस है। अब स्ट्रेस आपको परेशान कर रहा है, तो कल अगर आप ब्लैकआउट हो जाओ, कुछ मत करना, 2 मिनट अपने आप को शांत करना, आंखें बंद करना, एग्जाम चालू होने से पहले 10 मिनट चुपचाप बैठना आंखें बंद करके, टेक फ्यू डीप ब्रीदिंग्स फॉर अंदर 10 मिनट्स एंड देन स्टार्ट योर एग्जामिनेशंस। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हर रोज मैं कुछ सबमिटिव क्वेश्चंस डालता हूं जिसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। देन टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, फिजिकल एंड एनवायरमेंटल स्ट्रेस होती है। हमारा शरीर में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मेरे को लगातार एक कांस्टेंट एंजाइटी या स्ट्रेस बना हुआ है कि हाथ में दर्द है, पैर में दर्द है, गले में दर्द है, पेट में दर्द है, तो ये फिजिकल स्ट्रेस। इमोशनल या एनवायरमेंटल स्ट्रेस क्या होता है? जो हमारे, फॉर एग्जांपल अगर आप दिल्ली से हैं तो आप समझ पा रहे होंगे कि आपका AQI कितना है, और उसकी वजह से आपको कंसिस्टेंटली स्ट्रेस बना हुआ है कि यार आप बीमार हो रहे हैं और ये तकलीफ हो रही है, इस तरीके का हो रहा है, ये एनवायरमेंटल स्ट्रेस है। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, जहां पर आपको बहुत इमोशन कुछ है, आपका कोई ट्रॉमा चल रहा है, कोई पुरानी ऐसी बात चल रही है जो आपको कंटिन्यूसली परेशान कर रही है, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो दीज आर साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। सोशल स्ट्रेस, जो आपको आपके आसपास के लोग, आपकी सोसाइटी आपको बता रही है, दैट इज सोशल स्ट्रेस। साइंस और सिम्टम्स 3 तरीके के हो सकते हैं। फिजिकल, जब स्ट्रेस होता है तो शरीर में एक अकड़न सी बनी होती है, शरीर में दर्द बना होता है, दैट इज फिजिकल। इमोशनल में बहुत जल्दी आउटबर्स्ट हो जाते हैं, डर बना रहता है, कभी गिल्ट होता है, कभी फियर होता है, कभी इस तरीके के इमोशंस जो हैं वो ओवर पावर कर जाते हैं, इमोशनल। बिहेवियरल, गुस्सा करना, चिड़चिड़ करना, चिल्लाना, डांटना, मारना, इस तरीके के बिहेवियरल सिम्टम्स जो हैं वो स्ट्रेस में दिखते हैं। नेचर ऑफ स्ट्रेस क्या हो सकता है? 2 तरीके के अप्रेजल होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। सो प्राइमरी अप्रेजल कि हमारा दिमाग इस इवेंट को कैसे परसीव कर रहा है, ये प्राइमरी अप्रेजल है। एग्जाम है, अगर मेरी पहले से तैयारी हो रखी है या नहीं हो रखी है, एग्जाम की जरूरत कितनी है, तो 11th के एग्जाम में आपको उतना टेंशन नहीं था जितना 12th में है। प्राइमरी अप्रेजल है कि ये इवेंट मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और सेकेंडरी अप्रेजल कि मेरे पास रिसोर्सेज कितने हैं इस पर्टिकुलर इवेंट से हैंडल करने के लिए, इस स्ट्रेस को। तो ये सेकेंडरी अप्रेजल होता है। तो अगर आपने ऑलरेडी तैयारी हो रखी है तो आपको कम स्ट्रेस होगा। और फिर सोर्सेज कहाँ से आता है? लाइफ इवेंट से आता है, जीवन में घटने वाली घटनाएं, है ना। तो कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई ब्रेकअप हो गया, एग्जाम में नंबर अच्छे नहीं आए, हाफ ईयरली खराब हो गई, पिछले एग्जाम में बहुत खराब नंबर आए थे तो बहुत मार पड़ी थी, दीज आर लाइफ इवेंट्स। हैजल्स मतलब परेशानियां जो कि कंसिस्टेंटली बनी हुई है कि आपको कहीं बहुत जल्दी पहुंचना है, आप फुल स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं और गाड़ी में खराबी आ गई, गाड़ी बंद हो गई, हैजल है। ट्रॉमेटिक इवेंट, किसी की डेथ हो जाना, खुद का एक्सीडेंट हो जाना, किसी तरीके का वो घटना जो एकदम आपने सोची नहीं थी कि ये हो सकता है और वो हो जाए, तो दैट इज ट्रॉमेटिक इवेंट। तो इन वजह से ओवर द टाइम हम स्ट्रेस में फंसते हैं। अगर आपको ये समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है इस तरीके से पढ़ने में, तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। कैसे समझें कि स्ट्रेस को कैसे समझा जाता है, कैसे अप्रेस किया जाता है और इसके क्या रिस्पॉन्सेज होते हैं, इसको समझने के लिए जनरल मॉडल समझते हैं। जनरल मॉडल को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक।
ये तीनों मिलकर, इसका कॉम्बिनेशन मिलकर बताता है कि स्ट्रेस कितना असर डालेगा। ठीक है, तो स्ट्रेसर क्या है, इसके टाइप्स, एनवायरमेंटल स्ट्रेसर हो सकता है, नॉइज पॉल्यूशन हो सकता है, एयर पॉल्यूशन हो सकता है ना, साउंड पॉल्यूशन हो सकता है, इस तरीके की चीजें एनवायरमेंटल स्ट्रेसर में आती हैं। साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर्स हो सकते हैं कि अपने इमोशंस, अपने मोटिवेशंस, अपने बिहेवियर्स, इस तरीके की चीजें, मैं क्या चाह रहा हूँ, क्या नहीं चाह रहा हूँ, क्या जीवन में चल रहा है ना। बहुत सारी बातों में हम ऐसे फंस जाते हैं जिसका रियलिटी से कोई खास मतलब है नहीं, जिसका भविष्य से मतलब नहीं है, बट उसकी वजह से हम अपना भविष्य खराब कर रहे होते हैं, दैट इज साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। एंड सोशल स्ट्रेस कि हमारी सोसाइटी के बीच में हम रह रहे हैं, राइट। आप जंगलों में चले जाइए, बिना कपड़ों के रहिए, कोई कुछ नहीं बोलने वाला आपको, बट अगर आप सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है दैट यू विल हैव टू फॉलो सम ऑफ द रूल्स, एंड दैट इज सोशल रिसोर्सेज स्ट्रेसर, सॉरी। एंड देन डायमेंशंस, ये जो स्ट्रेसर्स है इसकी रेंज क्या है, इंटेंसिटी कितनी है, बहुत ज्यादा इंटेंसिटी है। 12th के एग्जाम्स की इंटेंसिटी जो है वो बहुत ज्यादा है कि यार ये तो भैया पूरा हिला के रख देगा अपने आने वाले समय को। बहुत सारे पैरामीटर्स इस पे डिपेंड करेंगे, कौन सा कॉलेज मिलेगा, कौन सा कोर्स मिलेगा, कहाँ पढ़ने जाएंगे, नहीं पढ़ने जाएंगे, आगे क्या होगा, कैसे होगा, ये सारी चीजें जो हैं, तो इंटेंसिटी बढ़ गई 12th के। 11th में नहीं थी इंटेंसिटी इतनी। फिर ड्यूरेशन, कितने लंबे समय तक चल रहा है, तो आप एग्जाम देकर निकले, आपका स्ट्रेस खत्म। बट कुछ ऐसे है, अगर किसी को कोई बीमारी है, मान लो कैंसर है किसी को, तो ड्यूरेशन लंबा हो गया, राइट। कॉम्प्लेक्सिटी, कितना कॉम्प्लेक्स है ये, कितनी सारी चीजें इसके साथ अलाइंड है। जैसे 12th का एग्जाम फॉर एग्जांपल रिजल्ट, तो उसके साथ आपका करियर अलाइंड है। आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको ड्रॉप लेना है या नहीं लेना है, कौन सा कॉलेज जाएंगे आप, कौन से रिसोर्सेज में आप जाएंगे, तो ये सारा जीवन में 12th के बाद क्या करेंगे, तो ये सारा जो है कहीं ना कहीं आपके 12th के स्कोर पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई इसकी। एंड देन प्रिडिक्टेबिलिटी, तो अगर कोई बाढ़ आने वाली है और मुझे पहले से पता है तो हम उसकी पहले से तैयारी कर सकते हैं। आपका एग्जाम आने वाला है, सीबीएसई ने 3 महीना पहले आपको बता दिया कि कब कब कौन कौन सा एग्जाम होगा, ताकि आप तैयारी कर सके, प्रेडिक्टेबल बन जाए आपका एग्जाम, तो आपके स्ट्रेस जो है वो कम हो जाते हैं। जिन चीज़ों के बारे में पहले से प्रेडिक्टेबल रहते हैं, पता रहता है, उसकी स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए हमारे पास समय रहता है और हम कर पाते हैं। और अगर नहीं रहता है, अचानक से कुछ हो जाता है, तो ज़्यादा स्ट्रेस होता है। तो ये स्ट्रेसर हो गया। फिर आते हैं रिसोर्सेज पे कि मेरे पास क्या रिसोर्सेज हैं अवेलेबल। फिजिकल रिसोर्सेज हो सकता है कि मेरे पास गाड़ी है, घर में कोई बीमार पड़ा है, रात में निकाल के चल जाएगा। पैसा अगर है, लाइफ अगर मेडिकल केयर है, तो ये फिजिकल रिसोर्सेज है, ठीक है। पर्सनल रिसोर्सेज, मेरे पास स्किल्स हैं क्या इसको हैंडल करने की, कोपिंग स्टाइल क्या है मेरी, जब मेरे को स्ट्रेस होता है तो मैं कैसे हैंडल करता हूँ उस स्ट्रेस को, कोपिंग स्टाइल हम आगे समझेंगे इधर। तो ये आपके पर्सनल स्किल हुए। फिर सोशल में आ जाता है, आपके पास सपोर्ट नेटवर्क कितना है, दोस्ती कितनी है आपके पास, प्रोफेशनल हेल्प आपके पास है या नहीं है। आप अगर गांव में रहते हैं जहाँ पर मेडिकल केयर की दिक्कत है, या आप शहर में रहते हैं कि आपके घर के बाजू में मेडिकल केयर है, तो ये आपके सोशल नेटवर्क्स या सोशल सपोर्ट है। आप बिजनेस कर रहे हैं और आपको बिजनेस नहीं समझ में आ रहा, पर आपके बहुत सारे दोस्त हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं इसमें। तो ये जो कोलैबोरेट करते हैं लोग, वो क्यों करते हैं, बिकॉज ऑफ दिस रिसोर्स, राइट। एंड देन पर्सन की कैरेक्टरिस्टिक, व्यक्ति की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी हैं, तो ये कुछ 3 पार्ट्स में होती हैं, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल। फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स इज फिजिकल हेल्थ, मेरा शरीर कैसा काम कर रहा है, अच्छे से अगर मैं हेल्दी हूं तो मेरे पास वो रिसोर्स है। कॉन्स्टिट्यूशनल वल्नरेबिलिटीज, मतलब कि जिन पॉलिटिकली मेरे पास क्या रिसोर्सेज हैं। एंड फिर कॉन्स्टिट्यूशनल वल्नरेबिलिटीज, देन कम्स साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक। तो साइकोलॉजिकल में मेरा मेंटल हेल्थ कैसा है, तो मेंटल हेल्थ अगर अच्छा है तो ऑब्वियस सी बात है आप स्ट्रेस को बहुत अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। मेंटल हेल्थ में अगर ऊपर नीचे चल रहा है तो दिक्कत है। टेम्परामेंट, मतलब कितना वेट कर सकते हो आप, पेशेंस कितना है आपके अंदर। अगर पेशेंस है तो हर चीज का सोल्यूशन हो जाता है, अगर पेशेंस नहीं है तो आप बहुत जल्दी उसका सोल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। तो एक बार वॉरेन बफेट से किसी ने पूछा कि व्हाट इज द बेस्ट टेक्निक टू गेट रिच, तो उन्होंने बोला हैव पेशेंस, जल्दी करोगे तो नहीं मिलोगे, राइट। एंड देन सेल्फ कॉन्सेप्ट, अपने बारे में आप क्या सोचते हैं, दैट इज सेल्फ कॉन्सेप्ट। अगर आपको लग रहा है कि यार मैं कर लूंगा तो आप कर लोगे, राइट। देन कल्चरल डेफिनेशंस एंड मीनिंग्स, कि आप किस कल्चर से बिलोंग करते हैं। कई सारे कल्चर्स जो हैं बहुत क्लोज कल्चर होते हैं, कई ऐसे कल्चर होते हैं जिनको अपने बाजू वाले से मतलब नहीं है, सेम कल्चर के लोग या सेम माहौल के लोग, सेम रिलीजन के लोगों से मतलब नहीं है। बट कुछ ऐसे रिलीजन होते हैं, कुछ ऐसे कल्चर होते हैं जो बहुत क्लोज सोसाइटी के तौर पर रहते हैं, राइट। तो ये आपकी डेफिनेशन है, वहां पर आपको बहुत सारी हेल्प मिल जाती है। और आपका एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स स्टाइल क्या है, जब आपको स्ट्रेस होती है तो आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, राइट। तो ये आपके खुद के कैरेक्टरिस्टिक्स, पर्सन कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। ये तीनों ही चीजें मिलकर, स्ट्रेसर, रिसोर्सेज और पर्सन कैरेक्टरिस्टिक्स को मिलकर समझ में आता है कि अच्छा ये जो स्ट्रेसर आया मेरे को कितना असर डालेगा, मैं कैसे अप्रेज करूंगा, है ना। तो ये मेरे को अब समझ में आएगा कि अच्छा ये स्ट्रेसफुल है इवेंट या नहीं है।
वरना जीवन में या दिन में होने वाली हर घटना आपको स्ट्रेस दे सकती है। जब ये स्ट्रेस होता है तो इसके 4 तरीके के रिस्पॉन्सेस हमको देखने को मिलते हैं। फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, जिससे हमारे हाइपोथैलेमस में चेंज आता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में चेंज आता है, पिट्यूटरी ग्लैंड में चेंज आता है, बॉडी जो है वो कुछ केमिकल्स रिलीज करती है, उस स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए अपने आप को तैयार करती है। कॉर्टिजोल नाम का एक केमिकल होता है जो आपको बहुत हाइपर एक्टिव करता है, राइट, बहुत एनर्जी देता है टू हैंडल दैट। उसके बाद जब वो स्ट्रेस खत्म होता है तो कॉर्टिजोल की कमी हो जाती है और उसकी वजह से एनर्जी जो है वो नहीं आ रही होती है। तो ये सारा बॉडी में चेंजेस आता है, जिसकी वजह से हार्ट बीट बढ़ जाना, बॉडी गर्म हो जाना, ये सारा चीज इसकी वजह से होता है। फिर बिहेवियरल रिस्पॉन्स में हम क्या करते हैं कि यार ये स्ट्रेसफुल इवेंट है, आइदर यू फाइट विद द इवेंट और यू रन अवे फ्रॉम इट, कि यार छोड़ा बाद में देखा जाएगा, और नहीं यार ये तो अभी प्रॉब्लम है, इसको अभी हैंडल करेंगे, राइट। तो फाइट और फ्लाइट मोड होता है। देन इमोशनल रिस्पॉन्स में कुछ इमोशंस ट्रिगर करते हैं। बेसिकली 6 तरीके के इमोशंस होते हैं। डर हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है, एम्बैरेसमेंट हो सकता है, गुस्सा आ सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, या छोड़ हटा जाने रहे, डिनायल हो सकता है। एंड देन कॉग्निटिव रिस्पॉन्स, कि आप समझ कैसे रहे हो इस इवेंट को, तो ये हार्मफुल इवेंट है या थ्रेटफुल इवेंट है, ये मेरे को बहुत खतरनाक प्रॉब्लम हो सकती है कि अरे इससे मेरे को एकदम ऐसी बीमारी हो जाएगी कि बहुत हार्मफुल है, या चोट लग जाएगा, या एक्सीडेंट हो जाएगा, सर फट जाएगा, या हार्मफुल है। थ्रेटफुल मतलब कि एक डर बना रहेगा, तो आप थोड़ा सा उसको अच्छे से समझ के धीरे से हैंडल करेंगे आराम से। तो ये कॉग्निटिव रिस्पॉन्स है। तो यहां तक हमने समझा स्ट्रेस के नेचर, टाइप्स एंड सोर्सेस ऑफ स्ट्रेस। अब समझते हैं कि इस स्ट्रेस को अगर आप हैंडल कर पाए, या जो अप्रेज हो गया और उसका रिस्पॉन्स आ गया, तो ये फर्क क्या पड़ेगा हमारे अंदर, क्या क्या फर्क पड़ेगा। इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस इन फंक्शनिंग इन हेल्थ, साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग और हेल्थ में क्या फर्क पड़ता है। तो सबसे पहले फिजियोलॉजिकल क्या फर्क पड़ेगा, एड्रेनलिन बहुत तेजी से रिलीज होगा, कॉर्टिजोल रिलीज होगा, हार्ट रेट में तेजी आएगी, ब्लड प्रेशर चेंज होगा, मेटाबॉलिज्म में दिक्कत आएगी, तो आप कोई बीमारी अगर हो रही है तो जल्दी ठीक नहीं होगी। फिजिकल एक्टिविटीज में चेंजेस आएगा, आप घर में पड़े रहना चाहेंगे, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे। बॉडी जो है वो एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज करेगी, डाइजेस्टिव सिस्टम कम हो जाएंगे, हार्ट बीट, जो लंग्स है उसका पैसेज कम हो जाएगा, इसलिए सांस फूलने लगेगी। हार्ट रेट में चेंजेस आएगा, इंक्रीज हो जाएगा, हार्ट रेट बहुत तेजी से बढ़ जाएगा, ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट होने लगेंगे। इसलिए स्ट्रेस के फिजियोलॉजिकल में आपको देखेंगे कि स्ट्रेस की वजह से लोगों को हार्ट अटैक्स आते हैं, बिकॉज ऑल दिस फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैपेंस। देन बिहेवियरल चेंजेस क्या होते हैं कि आप न्यूट्रिशनल फूड लेना बंद कर देंगे, कि नहीं खाएंगे आप, स्टिमुलेंट्स लेना चालू करेंगे, नशे करना चालू करेंगे, नींद नहीं आएगी, अपने काम पे जाना पसंद नहीं करेंगे, भागने लगेंगे, अकेले रहना चालू करेंगे, वर्क परफॉर्मेंस जो है वो आपकी धीरे धीरे कम होने लगेगी। इमोशंस में क्या चेंजेस आएगा, बहुत जल्दी मूड स्विंग्स होंगे। एरेटिक बिहेवियर मतलब अभी एकदम बात कर रहे थे फिर एकदम से गुस्सा हो जाएंगे। एलियनेशन मतलब बिल्कुल अपने आप को सबसे अलग करने लगेंगे, और शरीर में टेंशन जो है वो बढ़ने लगेगी, थकान बढ़ने लगेगी, शरीर में दर्द बढ़ने लगेगा, है ना। एंड देन कॉग्निटिव मतलब आपकी सोच में क्या दिक्कत आएगी, डिसीजन मेकिंग में दिक्कत आने लगेगी, कॉन्सेंट्रेशन में दिक्कत आने लगेगी, और शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है वो आपकी धीरे धीरे कम होने लगेगी। ये सारा जो है वो स्ट्रेस के बेसिक रीजंस होते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं तो समझते हैं इसको, पहले जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम को समझते हैं। तो जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम क्या बोलता है कि हम कैसे किसी पर्टिकुलर स्ट्रेस को हैंडल करता है हमारा माइंड। सबसे पहले जब कोई स्ट्रेसफुल इवेंट होती है, घटना घटती है, तो हमारा पकड़ ही नहीं पाता कि हाँ ठीक है देखा जाएगा, समझ ही नहीं आता बहुत जल्दी तो कि अच्छा ये कोई प्रॉब्लम है, ठीक। धीरे धीरे हम उसको समझना चालू करते हैं कि अरे नहीं यार शायद कुछ प्रॉब्लम है। तो अलार्म रिएक्शन में पहले अलार्म होता है, फिर धीरे धीरे हम उसको समझने लगते हैं, इसलिए यहां पर आपकी स्ट्रेस जो है वो बढ़ने लगती है, ठीक। यहां पर आपको स्ट्रेस जो है वो बढ़ने लगता है और धीरे धीरे ये स्ट्रेस ऊपर आने लगेगा। ये हमारा रेजिस्टेंस स्केल है कि इतना तो मैं हैंडल कर लेता हूं स्ट्रेस। अब जब तक यहां तक था स्ट्रेस तब तक तो हैंडल हो रहा था, फिर धीरे धीरे ऊपर बढ़ गया, यहां पर पहुंच गया। ये वो स्टेज है कि इससे ज्यादा अब ये स्ट्रेस ऊपर जा नहीं रहा है। फिर एक स्टेज ऑफ रेजिस्टेंस आता है, ये स्टेज ऑफ रेजिस्टेंस है, मतलब इतने समय तक, ये दिन हो सकता है, महीना हो सकता है, साल हो सकता है, कि मैं उस पर्टिकुलर स्ट्रेसफुल इवेंट को हैंडल करने की कोशिश कर रहा हूं, बहुत सारे रिसोर्सेज यूज करने की कोशिश कर रहा हूं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं, बट अगर फिर भी वो सॉल्व नहीं हो रहा है तो एक स्टेज आता है जहां से स्टेज ऑफ एग्जॉशन आने लगेगा कि अब हो गया यार, अब मुझसे नहीं होगा, थकान आने लगी। इसी स्टेज को हम बर्नआउट भी बोलते हैं। बर्नआउट मतलब वो स्टेज जहां पर मेरा साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग, मेंटल हेल्थ सब खराब हो गया, फिजियोलॉजिकल खराब हो गया, अब मेरे को नहीं समझ में आ रहा कि मेरे को क्या करूं। तो हर तरीके का एग्जॉशन इसके अंदर आ जाता है और व्यक्ति सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाता है। बर्नआउट स्टेज वो होता है जिस स्टेज में मेजरली लोग जो है वो सुसाइड अटेम्प्ट्स करते हैं। सोल्यूशन सबके हैं, हालांकि यहाँ पर भी आप हो सकता है कि रिसोर्स सॉल्व चेंज करेंगे तो यहाँ से आप वापस अपने
चीज को रेजिस्ट कर पाएंगे, आपको ये यहीं पे सॉल्व हो जाएगा, या यहीं कहीं आप सॉल्व कर लो, यहाँ तक बढ़ने क्यों दो, यहाँ सॉल्व कर लो, बढ़ने क्यों दो, यहाँ सॉल्व कर लो, यहाँ बढ़ने क्यों दो। तो यहाँ तक अगर आप बढ़ने दे रहे हैं तो देयर इज अ प्रॉब्लम, और फिर उस प्रॉब्लम की वजह से चीजें हैंडल होना मुश्किल हो जाता है। देन लाइफस्टाइल में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, आप जैसा जीना चाहते हैं आप वैसा जी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेस जो है वो कंटिन्यू आपको परेशान कर रहा है। इम्यून सिस्टम में इसका बहुत फर्क पड़ता है, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी खराब होने लगती है। इसको समझने के लिए साइकोन्यूरोइम्यूनोलॉजी नाम का पूरा एक सब्जेक्ट है जो यही समझने की कोशिश करता है कि कैसे आपका दिमाग आपके सारे नर्वस सिस्टम में चेंजेस लाता है और उससे आपकी इम्यूनोलॉजी मतलब शरीर में लड़ने की क्षमता बीमारियों से वो कैसे काम करती है। तो ये यहाँ पर आता है साइकोन्यूरोइम्यूनोलॉजी, जो आपकी बॉडी में ब्लड में जो टी सेल्स और बी सेल्स होते हैं उस पे इम्पैक्ट करता है स्ट्रेस, और इसको धीरे धीरे कम करने लगता है, और स्ट्रेस की वजह से बीमारियां जो है वो कंसिस्टेंटली बनने लगती हैं। तो ये हमने समझा कि स्ट्रेस का हमारे फंक्शनिंग में क्या फर्क पड़ता है। फिर समझते हैं कि अगर स्ट्रेस हो गया, चलो अब हो गया, अब अगर स्ट्रेस हो गया तो कैसे हैंडल किया जाए। तो हैंडल करने के लिए हमारे पास 3 तरीके की स्ट्रेटेजीज होती हैं, कोपिंग स्ट्रेटेजी, कोपिंग रिस्पॉन्स एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स होती हैं। कोपिंग स्ट्रेटेजी जो कि एंडलर एंड पार्कर देते हैं। एंडलर एंड पार्कर क्या बोल रहा है कि टी, चाय एक तरीका हो सकता है, हालांकि होता है, बट चाय का एक और भी तरीका हो सकता है, टास्क ओरिएंटेड, इमोशन ओरिएंटेड, अवॉइडेंस ओरिएंटेड। पहली बात तो जीवन में जब दिक्कत आ रही है चुपचाप भाई चल तो चाय पी लेते हैं, आधी दिक्कत तो वहां सॉल्व हो जाती है। टास्क ओरिएंटेड स्ट्रेटेजी, जो जीवन में दिक्कत चल रही है, जो टास्क मेरे सामने है इसी को हैंडल कर लेते हैं। एग्जाम है, टास्क है, सॉल्व कर लेते हैं, पढ़ाई कर लेते हैं, तरीके खोजते हैं कैसे इसको सिलेबस को पूरा किया जाए, टास्क ओरिएंटेड। इमोशन ओरिएंटेड स्ट्रेटेजी, डर बना रहा है ना, अगर एग्जाम की तैयारी नहीं है तो डर बना रहा है, इमोशन क्रिएट कर रहा है, उस डर पे अगर काम कर सकते हैं तो डर पे काम कर ले, इमोशन ओरिएंटेड। और अवॉइडेंस ओरिएंटेड स्ट्रेटेजी की यार छोड़ इस साल एग्जाम नहीं देता हूँ, अगले साल दूंगा, राइट, ड्रॉप ले लेते हैं। तो आप में से कई ऐसे बच्चे होंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम सीयूटी की फॉर एग्जाम्पल तैयारी कर रहे हैं और उसके साथ 12th की बोर्ड्स की भी कर रहे हैं, और दोनों नहीं हो रहा तो आप बोल रहे हैं यार छोड़ सीयूटी अगले साल देंगे, इस साल 12th कर लेते हैं। तो सीयूटी को आपने अवॉइड कर दिया, दिस इज अवॉइडेंस ओरिएंटेड स्ट्रेटेजी। फिर आता है कोपिंग रिस्पॉन्सेस, क्या क्या हम रिस्पॉन्ड कैसे कर सकते हैं। तो लेजरस एंड फोकमैन बोलते हैं 2 तरीके के रिस्पॉन्स हम कर सकते हैं। प्रॉब्लम पे फोकस कर सकते हैं कि जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर लें, या इमोशन जो है उसको सॉल्व कर लें, इमोशन फोकस्ड, पीई कर सकते हैं इसमें। एंड देन कुछ टेक्निक्स होती हैं जो स्ट्रेस को ओवर द टाइम आप हैंडल करने की कोशिश करते हैं, जैसे रियल कूल माइंड ब्रिंग्स एक्स्ट्रा कामनेस, बात तो सही है। रिलैक्सेशन टेक्निक्स, ब्रीदिंग टेक्निक एक बहुत अच्छा तरीका होता है, नहा लेना एक अच्छा तरीका होता है, पैर को पानी में डाल देना एक अच्छा तरीका होता है, बट ब्रीदिंग इज द बेस्ट टेक्निक इन दिस। सिट डाउन, काम योरसेल्फ, अपनी बॉडी को स्ट्रेट रखो, पीठ को सीधी रखो एंड ब्रीथ, रिलैक्स योरसेल्फ। तो ये स्ट्रेस को उस समय हैंडल करता है, दिमाग को शांत करता है ताकि आप सॉल्यूशन की तरफ सोच पाएं। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, भगवान याद कर लो, आंखें बंद करके भगवान को ध्यान में लगाओ। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन है कि भगवान आ रहे हैं और आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, हालांकि ये सिर्फ स्ट्रेस को सॉल्व करता है, प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता है। देन मेडिटेशन प्रोसीजर्स, मल्टीपल मेडिटेशन के तरीके होते हैं, सुदर्शन क्रिया योगा होता है ना, मेडिटेशन, जनरल मेडिटेशन होती हैं, अल्टरनेट मेडिटेशन होती है, योगा होता है, ये सारे तरीके हम यूज कर सकते हैं मेडिटेशन प्रोसीजर्स में। फिर बायो फीडबैक होता है। बायो फीडबैक मतलब जब हमारे बॉडी में स्ट्रेस हो रहा है तो शरीर भी बताता है कि हाँ भैया स्ट्रेस हो रहा है, तो हार्ट रेट में चेंजेस होंगे। ईईजी रिपोर्ट होता है जिसमें ब्रेन के अंदर जो सिस्टम चल रहा है उसको समझने की कोशिश की जाती है कि इलेक्ट्रिकल इंपल्स कितनी तेजी से काम कर रहा है, हार्ट बीट को समझा जाता है, ब्लड प्रेशर को समझा जाता है, ये सारा बायो फीडबैक होता है। देन एक्सरसाइज, अगेन वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक, क्योंकि बॉडी में मोस्टली डोपामिन की कमी की वजह से स्ट्रेस को हम हैंडल नहीं कर पाते हैं, तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी डोपामिन भी रिलीज करती है, एड्रेनलिन भी रिलीज करती है, जो हेल्प करता है उस स्ट्रेसफुल इवेंट से लड़ने के लिए। और फिर सीबीटी मतलब हमारी सोच पर काम करना है और बिहेवियर पर काम करना है। कई बार हमारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमारी सोच की वजह से होती है। सोच कहाँ से आई? जो हमने बचपन से सीखी है। हो सकता है हमने 10 साल पहले कुछ सीखा हो जो आज भी मैं अप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट वो हैंडल हो नहीं रही है, उससे काम हो नहीं रहा है, बट मेरे को लग रहा है कि मेरे को तो यही आता है ना तरीका यार। तो वहां पर समझना जरूरी है कि अच्छा कौन सी चीज काम नहीं कर रही है, कॉग्निटिव, और इसका बिहेवियर पर क्या असर पड़ता है, बिहेवियरल टेक्निक्स। तो सीबीटी यूज किया जाता है फॉर कामनेस, राइट। सो यहां तक समझ में आ गया हमारा। फिर आते हैं स्ट्रेस रेजिस्टेंस पर्सनैलिटी। ये क्रिएट कैसे किया जाए? ये क्रिएट करने का मतलब क्या है कि हम प्रमोटिंग पॉजिटिव हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट कर रहे हैं। यहां तक जब स्ट्रेस हो गया तो क्या करना है?
यहां क्या करूं कि स्ट्रेस ही ना हो, कैसे करें? तो इसके लिए सिंपल दो चीजें हैं, लाइफ स्किल्स और हार्डनेस। कुछ ऐसी लाइफ स्किल्स सीख सकते हैं हम जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स ना हो, जैसे प्री एडॉप्सिस, पॉजिटिव एटीट्यूड, रैशनल थिंकिंग, एक्सरसाइज, असर्टिवनेस, डाइट, ओवरकमिंग अनहेल्पफुल हैबिट्स, पॉजिटिव थिंकिंग, टाइम मैनेजमेंट, सेल्फ केयर, इंप्रूविंग रिलेशनशिप्स, सोशल सपोर्ट। एंड फिर हार्डनेस, जिसके अंदर में 3 C's रूल आता है, कमिटमेंट, कंट्रोल एंड चैलेंज। कमिट करना है कि ये प्रॉब्लम है, इसको मैं हैंडल करूंगा। कंट्रोल करने की कोशिश करनी है उसको कि कैसे इस चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है। एंड देन टेक इट एज अ चैलेंज। जब भी आप चैलेंज के तौर पर लेंगे तो आप सोल्यूशन ओरिएंटेड होंगे, राइट? तो ये चैलेंज के तौर पर लेते हैं। सो दिस इज हाउ वी एंड चैप्टर नंबर 3, मीटिंग लाइफ challenges. Keep reading, have a clarity.